हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए खास है जो कि आरएमएस यानी कि मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं 8 दिसंबर के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जिनके अभी फॉर्म्स तो रिलीज नहीं हुए हैं बट टेंटेटिवली जनवरी में एग्जाम्स होते हैं। एंड आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम जिनका एग्जाम अभी 1 दिसंबर के दिन होने वाला है। एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओक ग्रूव, सीबीएसई एंड अदर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड प्रेफर्ड टाइम 12 to 2 रहेगा। इसमें आप इजीली कॉल कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेशेंस रखिए। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में सबसे जो स्टार्टिंग न्यूज़ आपके लिए है वो है रतन टाटा सर से रिलेटेड। रिसेंटली आप जानते हैं रतन टाटा सर का जो डेथ है वो हो गया था। एंड रतन टाटा सर जो है वो इतने प्रोमिनेंट पर्सन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। यहाँ पे एरोस्पेस या डिफेंस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मेटल रिलेटेड चीज़ें हों, ऑटोमोटिव यानी कि व्हीकल्स बनाने से रिलेटेड हों, रिटेल सेक्टर है, कंज्यूमर के लिए है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, टेलीकॉम, आईटी, केमिकल्स, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर इन्होंने इंडिया के ग्रोथ के लिए काम किया है। तो हैट्स ऑफ टू देम। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में बात करते हैं। यहाँ पे गलातिया बे पोर्ट जो है वो इंडिया का 13th मेजर पोर्ट होने वाला है। ये जो गलातिया बे पोर्ट है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। अब किस तरीके से होगा तो देखिए, एक इमेज आपके सामने है। एक इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिपिंग रूट को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ से ये सारे शिप्स आते हैं एंड ये श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से होकर गुजर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोगों का गलातिया बे पोर्ट उपलब्ध होगा तो इससे कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे, चिटगांग हो गया, मोंगला हो गया, कोलकाता, हल्दिया, ऐसे इतने सारे इंडियन पोर्ट्स इससे कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ से होते हुए सिंगापुर होते हुए शिप्स जो है वो ईस्ट के लिए निकल सकते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़े सी रूट पर ये बहुत बड़ा पोर्ट होने जा रहा है जो इंडिया के ट्रैवलिंग के लिए एंड स्पेसिफिकली जो है पोर्ट एंड बोल सकते हो आप सामान को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा यूज केस देने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और याद रखिएगा, इंडिया का 12th पोर्ट जो है कामराजर पोर्ट था। और आपसे पूछना चाहूँगा कामराजर पोर्ट इंडिया के किस स्टेट में है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इंडिया ने अपना 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल केपेबल सबमरीन जिसका नाम S4 रखा गया है उसे लॉन्च किया विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो बाद में भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए अपना रास्ता बदल सकते हैं। एंड उन मिसाइल्स को लॉन्च करने वाला सबमरीन है ये जो पानी के अंदर जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि एटम बम टाइप ऑफ थिंग्स यहाँ पे ये फायर करने में केपेबल है। तो इस तरीके का ये इंडिया का 4th शिप होने जा रहा है जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। आप सभी ने ये इमेज कहीं ना कहीं देखी होगी, स्टैचू को आप जानते ही हैं, ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी को आपने कई बार हो सकता है विजिट भी किया होगा।
सो रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सेलिब्रेट करेगी, और ये सेलिब्रेशन 2 साल लंबा चलने वाला है। ये सेलिब्रेशन 2 years लॉन्ग चलने वाला है। फ्रॉम 2024 टू 2026 तक हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियाद में इनका बर्थ हुआ था। एंड इनके इम्पॉर्टेंट रूल्स आप जानते हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे। टर्म्स एंड कंडीशंस ये थे कि जितने भी स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट मतलब राजा महाराजाओं के क्षेत्र, वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, चाहे तो इंडिया में जा सकते हैं। तो मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने यूनाइट किया, उन सबको एक करके आज जिस फॉर्म में आप इंडिया को देख पा रहे हैं, उस फॉर्म में इंडिया को इन्होंने बनाया। इसी वजह से इनका जो बर्थ डेट है 31 अक्टूबर, इसको नेशनल यूनिटी डे कहा जाता है। एकता दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे इंडिया को एक करने का काम किया था। दूसरी चीज, ये किस पॉलिटिकल पोस्ट पे थे? तो फर्स्ट क्या थे ये? फर्स्ट डैश ऑफ इंडिया थे ये। कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। नेक्स्ट थिंग, आप सभी जानते हैं इंडिया में जुडिशरी के जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होते हैं। तो रिसेंटली जस्टिस संजीव खन्ना को अपॉइंट किया गया इंडिया का 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 11 नवंबर 2024 के दिन अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। इनके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर 50 थे वो थे डी.वाई. चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे, जो 10 नवंबर के दिन तक काम करेंगे। 10 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे, और 11 नवंबर के दिन संजीव खन्ना जी जो हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जी, वो यहाँ से इंडिया के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लेंगे। तो अब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? संजीव खन्ना जी हो जाएंगे। और ये पोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगले 6 to 7 मंथ जब तक इनका कार्यकाल है, तब तक कि किसी भी एग्जाम में आपको इनका नाम याद ही रखना है। नेक्स्ट न्यूज आता है 24 अक्टूबर को लेकर। 24 अक्टूबर बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशंस डे को इस्टेब्लिश किया गया था। अब यूनाइटेड नेशंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिसाइड किया गया था वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ से कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशंस ना आए, उनको टैकल किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन का नाम यूएसए के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, या सिर्फ आप रूजवेल्ट भी याद रख सकते हैं, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था कि यूनाइटेड नेशंस बनना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जब बना था तो 51 मेंबर कंट्रीज थे इसके, और आज के दिन पे इसके 193 मेंबर कंट्रीज हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 के दिन इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 24 अक्टूबर और भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी दिन हम लोग वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों को पोलियोमेलिटिस जैसी जो भयंकर बीमारी है, जो 5 साल से छोटे बच्चों को ज़्यादातर अफेक्ट करती है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। और 24 अक्टूबर को ही इसलिए चुना गया क्योंकि डॉक्टर जॉनस साल्क ने पोलियो का वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आईपीवी को डिस्कवर किया था, कि पोलियो का पहला वैक्सीन था। इसके बाद एक ओपीवी भी जनरेट किया जा चुका है, जो आप लोगों ने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी के रूप में टैगलाइन के साथ प्रमोट किया जाता है, वो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। और जॉन साल्क ने आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया था। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, शॉर्ट में पीएम यशस्वी स्कीम के रूप में इसे जाना जाता है।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से इस स्कीम को शुरू किया गया था और इस स्कीम का मेन मोटिव रखा गया था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ईबीसी कम्युनिटी से आते हैं और डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, वो बहुत ही पुअर कंडीशंस में एजुकेशंस को सरवाइव कर रहे होंगे, तो उनको बहुत ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके ताकि उनके पास जो फाइनेंशियल बैरियर्स है उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। मींस उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा सके ताकि वो अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सके। एंड यहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, तो एक तो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन के लिए है, टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल स्टूडेंट, जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होंगे ना, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने वाले, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, टॉप क्लास स्कूल्स में एडमिशन दिलवाया जाएगा, फीस गवर्नमेंट पे करने वाली है। ऐसे ही टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन भी है हायर स्टडीज के लिए। एंड ओबीसी के जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनके लिए हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे ताकि वो उन सिटीज में जहाँ पे ये अच्छे स्कूल्स में उनका एडमिशन हुआ है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह भी सकें। तो पीएम यशस्वी स्कीम आप अपने आसपास के नेबरिंग पीपल्स को भी अवेयर कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, इंडिया ने सिंगापुर के साथ मिलकर 31st एडिशन ऑफ सिम्बेक्स नाम का एक नेवल एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया। यह है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ये विशाखापत्तनम में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अभी। अब यहाँ पे देखो क्यों करते हैं हम लोग इस टाइप के एक्सरसाइज, तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्टर है कि जब कभी भी वॉर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको वॉर के लिए और वॉर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर तो होना ही चाहिए ताकि जब कभी भी आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आए तो आप उनसे लड़ने के लिए केपेबल हों, आपने उसके लिए पहले से रोड मैप बनाया हुआ हो। तो ऐसे में क्या किया जाता है, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर ये एक्सरसाइज किया। ये एक्सरसाइज 2 जगह पे किए जाते हैं, एक होता है इसका हार्बर फेस और एक होता है सी फेस। तो हार्बर फेस अभी विशाखापट्टनम में हुआ, सी फेस बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया जाएगा। बे ऑफ बंगाल बहुत बड़ा है, स्पेसिफिकली प्लेस का नाम नहीं होता वहां पे, तो ऐसे में हम लोग यूजुअली हार्बर प्लेसेस के नाम को याद रखते हैं। नेक्स्ट आता है रमेश पोखरियाल निशंक साहब, जो कि फॉर्मर सीएम थे उत्तराखंड के। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया राइटर्स विलेज बनाने का, और ये राइटर्स विलेज जो है वो देहरादून से मात्र 24 किलोमीटर दूर लेकन नाम के एक विलेज को या लेकन गांव को इन्होंने डेजिग्नेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये गांव बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। तो जितने भी ऐसे पर्सन्स हैं जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, उनको थॉट्स के लिए शांत जगह की रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग इन प्लेसेस पर जा सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। उसको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे राइटर्स विलेज बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही प्राइम टॉपिक बना हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की एक कंपनी एंड मेटा नाम की कंपनी, जो कि फेसबुक और आपके जो इंस्टाग्राम्स हैं उनके ओनर हैं, इन्होंने एक सेंटर फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम रखा है सृजन को इनॉग्रेट किया आईआईटी जोधपुर के कैंपस में। तो आप लोग अगर आईआईटी जोधपुर के कैंपस को विजिट करते हैं तो वहां पे एक सेंटर फॉर जनरेटिव एआई को स्टार्ट किया गया सृजन के नाम से। वहां पे एडवांस और ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क किए जा सकेंगे। आप सभी को सऊदी अरेबिया के बारे में तो पता ही होगा। तो सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं, उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि हम वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा मुकाब, और ये मुकाब जो है वो रियाद के अंदर बनाया जाएगा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मुकाब रियाद में बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन शुरू भी किया जा चुका है।
आप यूजुअली मैं मान के चलता हूँ कि यंग एज के स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप लोग गेम्स वगैरह से तो कहीं ना कहीं फैसिनेटेड होंगे ही। तो स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन ने मिलकर ये अनाउंस किया कि हम पहला इंटरनेशनल ई स्पोर्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करेंगे भारत में। इंडिया का पहला ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का एक चैंपियनशिप होगा जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये नाम रखा जाएगा इंटरनेशनल ई स्पोर्ट मास्टर्स। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स जो कि मार्च 2025 में कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप में भी ऐसे कुछ स्किल्स हैं तो आप इनमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नए प्लांट का इनॉग्रेशन किया गुजरात के वडोदरा में। ये जो वडोदरा में प्लांट बनाया गया है ये C295 नाम के एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने का काम करेगा। इमेज आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। इस समय स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे पेड्रो सैंचेज भी उपलब्ध थे। तो इंडिया और स्पेन का कोलैबोरेटिव एफर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये जो C295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसके थ्रू आप सोल्जर्स वगैरह को वन प्लेस टू अनदर ले जा सकोगे। इसको बनाने का काम कंस्ट्रक्शियस एरोनॉटिक्स SA नाम के कंपनी ने किया जो कि अब एयरबस में मर्जर हो चुका है। तो अब वो कंपनी एयरबस बन चुकी है। इसके थ्रू हमने एग्रीमेंट किया कि 16 ऐसे एयरक्राफ्ट तो हम लोग स्पेन के सेवली से बने बनाए लेकर आएंगे। ठीक है, 16 ऐसे एयरक्राफ्ट हम लोग क्या करेंगे स्पेन से बने बनाए लेकर आएंगे और 40 एयरक्राफ्ट को स्पेन की वो कंपनी इंडिया में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के साथ मिलकर इंडिया में बनाएंगे ताकि इंडियंस को भी इसे बनाना आ सके और इन फ्यूचर हम लोग इससे रिलेटेड वर्क कर सकें। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे काम किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है नायाब सिंह सैनी जी से रिलेटेड जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और ये दूसरी कार्यकाल होने वाला है इनका। सेकंड टाइम ये बीजेपी की तरफ से हरियाणा के क्या बन रहे हैं CM बन रहे हैं। तो इलेक्शन रिजल्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट थिंग, विभव कुमार तालुकदार को हैरी मेसल अवार्ड दिया गया है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। पर्यावरण बचाने के लिए हैरी मेसल अवार्ड दिया गया और ये हैरी मेसल अवार्ड भी कौन देता है IUCN की एक कमेटी SSC देती है। कई बार आपने अपने टेक्स्ट बुक में नाम सुना होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, याद आ रहा होगा एक बुक इशू करती है ये लोग। ठीक है, एक कलर्ड बुक है डेटा बुक के नाम से। उस बुक का नाम भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने क्या किया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को पास किया। इसमें बताया कि इंडिया टोटल 142 कंट्रीज में से 79th रैंक पर आती है 2024 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से जारी किया जाता है कि इंडिया में यहाँ देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कितने अच्छे से प्रॉपरली एप्लीकेबल होते हैं। तो इंडिया वहाँ पे 79th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली इम्पॉर्टेंट न्यूज, S परमेश जी को अपॉइंट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का नया डायरेक्टर जनरल। याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है तो S परमेश जी हैं। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 में बनाया गया था जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और इसका काम क्या है हमारा जो सी है उसे सेफ रखना, वहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना
एंड सी में रेस्क्यू मिशंस करना या रिसर्च करना, उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। हम लोग 1 को कोस्ट गार्ड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1958 में पुणे में स्टैब्लिश किया गया था, वो अब इंडिया में खो खो को ऑर्गेनाइज करने के लिए जाना जाता है। एंड आपको जानकर खुशी होगी कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इंटरनेशनल खो खो वर्ल्ड कप 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का रीसेंट 2024 का समिट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में PM शहबाज शरीफ के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 14 जून 2001 को बनाया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रुप के रूप में। एंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और इंडिया एंड पाकिस्तान ने 2017 में इसको एक साथ ज्वाइन किया था। नेक्स्ट न्यूज होता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रशिया के कजान गए थे ब्रिक्स समिट को में पार्टिसिपेट करने के लिए। ब्रिक्स नेशंस आप जानते ही हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, और एस फॉर साउथ अफ्रीका यहाँ पे है। इसके बाद आते हैं कुछ नए मेंबर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं। ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और UAE इसके नए मेंबर बन चुके हैं। तो ब्रिक्स में नाम तो सिर्फ 5 कंट्रीज का ही है, बाकी अदर कंट्रीज भी अब इसके मेंबर बन चुके हैं। तो इनके मेंबर्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेंबर भी याद रखना। 2024 में 16 समिट कहाँ पे हुआ था? तो रशिया के कजान में हुआ था, वो भी याद रखना। नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको कि वर्ल्ड वाइड है ना, कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे नाम की 2 कंपनी मिलकर, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इशू करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में ये बताते हैं कि लोगों के पास कितना मील अवेलेबल है उनके हेल्थ के लिए, और उसको देखकर ये उनका पैरामीटर्स हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन एटसेट्रा, फूड सप्लाई एटसेट्रा। इन सब को देखते हुए ये क्या करते हैं, कंट्री की रैंकिंग उपलब्ध करवाते हैं। और 2024 में इन्होंने इंडिया को 105 पोजीशन में रखा 127 कंट्रीज की लिस्ट में, और इंडिया को सिर्फ 27.3 का स्कोर मिला। और इंडिया को सीरियस लेवल की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल में अंडर नरिशमेंट उपलब्ध है। और इसको दूर करने के लिए आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव चले जाते हैं। गवर्नमेंट फ्री फूड ग्रेन भी उपलब्ध करवा रही होती है, ताकि लोगों को हंगर से निजात दिलाया जा सके। एक नया साइक्लोन आया बे ऑफ बंगाल में, जिससे बंगाल, उड़ीसा एंड आसपास के रीजन पे बहुत नुकसान भी हुआ है। इस साइक्लोन का नाम रखा गया था दाना। अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेशियस पर्ल, ब्यूटीफुल एंड प्रेशियस पर्ल होता है। एंड ये नाम जो है वो कतर नाम के देश ने इस साइक्लोन को रखा। अब आप बोलोगे सर आया इंडिया में था, बे ऑफ बंगाल में, और नाम इसका कतर ने क्यों रखा? तो भैया देखो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सीक्वेंशियल वे में कुछ कंट्रीज को रखा जाता है, और साइक्लोन कहीं भी आए उनका नाम रखने के लिए वो कंट्री सीक्वेंस में अपना अपना नाम सजेस्ट करती है और वही रखा जाता है। अब अगर अगला साइक्लोन आएगा तो उसका नाम फेंगल होगा, और ये नाम सऊदी अरेबिया ने दिया है। उसके बाद अगर कोई साइक्लोन आएगा तो उसका नाम शक्ति होगा, जिसको श्रीलंका ने दिया है। उसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम मोन्था होगा, जो कि थाईलैंड ने दिया है। और इसके आगे वाले नाम जब ये साइक्लोन्स हो जाएंगे तब डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे ही ये लोग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज किया नसीम अल बहर,
किसके साथ? ओमान के साथ मिलके। तो याद रखना, इंडिया एंड ओमान नेवी, नसीम अल लहर। ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर के एयरफोर्स ने मिलकर एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया, ठीक है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया है। कहाँ पे? कलिकुदान, वेस्ट बंगाल, इंडिया में। फिर आता है इंडियन आर्मी के सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने एक एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति को ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, झांसी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इनके पीछे के मोटिव मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट, न्यूजीलैंड की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, इन्होंने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीत लिया और इनकी जो हेड पर्सन थी वो सोफी डिवाइन थी। ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरी चीज, स्वावलंबन शक्ति हो ही चुका है, ये रिपीट हो गया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 19th ईस्ट एशिया समिट जो कि वियतनाम में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। ईस्ट एशिया समिट 2005 से चल रहा है। 18 कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। 10 कंट्रीज तो आसियान की मेंबर है, अब बचे हुए चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश यहाँ पर शामिल होते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है शिगेरू इशिबा से रिलेटेड। ये जापान के तरफ से जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है वहां से अपना लीडर इलेक्ट किया गया है। इनके पहले फूमियो किशिदा यहाँ के लीडर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मिथुन चक्रवर्ती जी को आप सभी जानते हैं, इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड कई बार आपके एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, तो याद रखिएगा इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड्स के रूप में ये जाना जाता है। वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के वो पर्सन थे जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ की फीचर फिल्म को बनाया था। एंड अभी ये अवार्ड किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। नेक्स्ट थिंग, इंडिया और कजाकिस्तान ने मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024 को उत्तराखंड के औली में ऑर्गेनाइज किया। तो बस डिफेंस एक्सरसाइज में इतना ही तो आपको याद करना होता है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।